सबसे पहले मैं 90 FM लाउड स्पीकर के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं तथा विशेष रूप से खरीफ उत्पादकता गोष्ठी से संबंधित कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। अभी 27 जून 2023 को माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी की अध्यक्षता में इरेक्सी भवन गोरखपुर में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। विशेष करके मंडलायुक्त अयोध्या मंडल, मंडलायुक्त बस्ती मंडल, मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल तथा सभी 12 जनपद के मुख्य विकास अधिकारी तथा लखनऊ से कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कई सौ किसान भी उसमें शामिल हुए। तमाम FPO के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला तथा कुछ समय के लिए मंच पर हमने भी अपना विचार व्यक्त किया। मेरे विचार से खरीफ एक महत्वपूर्ण फसल है, पूर्वांचल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की, जिसका उचित समय आ चुका है। बल्कि ये कहें कि मानसून देर होने के नाते खरीफ की बुआई भी देर से हो रही है, लेकिन उपयुक्त समय जुलाई या जून का अंतिम सप्ताह माना गया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही बरसात होती है प्रचुर मात्रा में, वैसे ही खरीफ की फसलों की बुआई प्रारंभ कर दी जाए। खरीफ फसलों में धान सबसे प्रमुख फसल है और हमारे गोरखपुर में या बस्ती में करीब 80% से ऊपर धान की खेती की जाती है। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण घटक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम अधिक से अधिक कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें, अधिक से अधिक हरी खाद का प्रयोग करें और उत्तम से उत्तम बीज चाहे बाज़ार से चाहे राजकीय कृषि भंडार से प्राप्त करें और सही ढंग से मशीन के माध्यम से, सीड ड्रिल के माध्यम से हम बुआई करें। मैं अक्सर देखता हूँ कि किसान भाई अंदाज से बीज की बुआई करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में निर्धारित क्षेत्रफल में, जैसे 1 एकड़ में जितना बोना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं बुआई कर देते हैं, तो उनका ज़्यादा पैसा बीज में खर्च हो जाता है। तो मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि 1 एकड़ के लिए जो निर्धारित बीज है धान के लिए या मोटे अनाज के लिए, जैसे कोदो है, सांवा है, टांगुन है, मड़ुआ है, मक्का है, अरहर है, इसके लिए जितना निर्धारित बीज है उस बीज को मशीन के माध्यम से लाइन में बुआई करें। लाइन में बुआई करना अति आवश्यक है। एक निवेदन मैं इसी क्रम में और करूंगा कि जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में जो समीक्षा बैठक हुई, उसमें विशेष करके किसानों के ही हित की चर्चा की गई। बुआई का समय, सिंचाई पर तमाम बातें की गईं।
फिर उसके बाद उर्वरक के बारे में बात की गई, अनाज के भंडारण से संबंधित वार्ताएं की गईं। मैं आज यहाँ ये कहना चाहूँगा कि धान की सीधी बुआई भी एक विधि है जिसको हम DSR कहते हैं। DSR विधि को आज अपनाने के लिए विशेष सलाह दी जा रही है। इस पर थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक बंधु ध्यान से सुनें। ये बड़ी पुरानी पद्धति है। भारत देश में आदिकाल में DSR विधि से डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस DSR विधि से ही खेती की जाती थी। आज हम लोगों ने ये महसूस किया कि इस विधि से दूर हुए तो हमें खेती करना महंगा पड़ गया, और जब खेती में लागत महंगी होगी तो फिर लाभ भी कम होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए खेती में जो लागत लगती है इसको कम से कम किया जाना आवश्यक। आज जितना लागत लग रहा है उसके अनुप्रपोर्शन में उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उत्पादन बढ़े लागत घटे, ये कोशिश हम सबको करनी है। तो जो मैं DSR विधि बता रहा हूँ उसमें नर्सरी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको पौधशाला कहते हैं, जराई कहते हैं। इसमें बीज हम सीधे सीड ड्रिल के माध्यम से ज़मीन में मिट्टी में बोते हैं, तो बीज की मात्रा भी कम खर्च होती है। दूसरी बात इसमें है डायरेक्ट सोइंग मेथड में कि जो धान की गुड़ाई करने में सैकड़ों मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी। कम से कम मज़दूर में बुआई हो जाएगी, तो लागत, मज़दूरी लागत में विशेष करके बचत होती है। और ये भी हम बताएं कि आज गांव में, देहात में मज़दूरों का मिलना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत खोजने के बाद तो 2-4 मज़दूर मिलते हैं, यदि मिलते भी हैं तो उतने कुशल मज़दूर नहीं मिलते हैं, तो हमारी मज़दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मज़दूरी की बचत होती है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है हमारे पर्यावरण को। पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जल, पानी। डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस मेथड में पानी की बचत होती है। क्यों बचत होती है? क्योंकि बोते समय हमें खेत में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल खेत में नमी होना चाहिए, और नमी अगर खेत में है तो हम उसको लाइन से लाइन मशीन के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। ये बात मैं और बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि बहुत गहराई तक धान के बीज नहीं जाने चाहिए मिट्टी में। कहीं कहीं मैं देखता हूँ अपने पूर्वांचल में कि 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक गहराई तक बीज चले जाते हैं। ऐसी हालत में बीज के अंकुरण होने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ बीज तो अंकुरित हो ही नहीं पाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसलिए 90 FM लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरा प्रत्येक किसान भाइयों से अनुरोध है कि DSR मेथड से जो बुआई की जाए उसमें ये ध्यान रखा जाए कि जो धान का बीज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक ही रहे, उससे नीचे न जाने पाए, तो अंकुरण आसानी से होगा और फिर वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, बड़ा होगा, फसल तैयार होगी। दूसरी बात ये, अगली बात ये भी हम बताना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है कृषि पर। अगर अनुकूल पर्यावरण नहीं है तो उससे उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन घटता है।
तो हम लोग इस खरीफ गोष्ठी में ये विशेष करके आग्रह करेंगे कि मिट्टी को बचाना है। मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करेंगे और बहुत कम मात्रा में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। अगली विशेष बात ये है कि कहाँ कौन सी प्रजाति लगाई जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी जैसा कि अपने गोरखपुर में या आसपास के ज़िले में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर में ये चर्चा होती है कि धान की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है, तो अभी सिद्धार्थनगर में विशेष करके कुछ विकास खंडों में काला नमक की खेती लोग करते हैं। तो अगर काला नमक की खेती करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर हम लोगों को काला नमक की खेती करनी चाहिए। जहाँ पर मसूरी, सांभा मसूर एक प्रजाति है, अगर उसकी खेती करने से लाभ मिलता है तो वो बीज बोया जाना चाहिए। बासमती की भी चर्चा होती है, अगर बासमती चावल की खेती करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है तो वो चावल उसकी खेती किया जाना चाहिए। अभी कुछ गोरखपुर के इलाकों को हम लोगों ने देखा कि बाढ़ग्रस्त एरिया है, जहाँ ज़्यादा जल प्लावन होता है। वहाँ के लिए बहुत पहले हम लोगों के बचपन में जड़हन की खेती होती थी। अगर आज भी जड़हन की खेती की जाए तो वह लो लैंड में भी बहुत सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और उस खेत का भी सदुपयोग किया जा सकता है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि कृषि से संबंधित जितने कार्य हैं उनको निश्चित समय पर पूरा करें। मानसून के अनुसार बुआई प्रारंभ करें, उसके बाद यदि आवश्यकता होती है तो सिंचाई करें, समय से उर्वरक का प्रयोग करें, समय से निराई गुड़ाई भी करें, समय से कटाई करें और समय से मड़ाई करें, समय से भंडारण करें। तो जब हर काम समय समय से कृषि के किए जाएंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा, और जब अच्छा उत्पादन होगा तो हम मार्केट में, बाज़ार में जब ले जाएंगे तो उसकी बढ़िया से बढ़िया कीमत मिलेगी, और कीमत मिलेगी तो किसानों की आय बढ़ेगी। यही मंशा हमारी भारत सरकार की है, यही मंशा हमारी राज्य सरकारों की है, यही मंशा हमारे कृषि विभाग की है, और यही मंशा हमारे लाउड स्पीकर 90 FM चैनल की भी है कि किसानों की अधिक से अधिक आय बढ़े, किसान हमारा खुशहाल हो, किसान हमारा समृद्ध हो, क्योंकि हमारा भारतीय किसान भारत की धरोहर है, अन्नदाता है। एक तरह से वो भगवान का स्वरूप है, कठिन परिश्रम करता है तो पूरे जनता जनार्दन को भोजन की प्राप्ति होती है, और जब भोजन की प्राप्ति होती है तो शरीर में ऊर्जा मिलती है और सब लोग अपने अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर पाते हैं। इसी क्रम में जैसा कि
संगोष्ठी में, खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में 2 बातें और भी प्रमुखता से रखी गईं। पहला तो ये है कि हम जुलाई के महीने में खेती के साथ साथ पौधरोपण भी करें। पौधरोपण करने से ये होगा लाभ कि जो हमारी मिट्टी की कटान हो जाती है वो कम होगी और खेत के चारों तरफ हरियाली होगी। हरियाली होगी, पशुओं को चारा मिलेगा, जलौनी के लिए लकड़ी मिलेगी, घर बनाने के लिए भी लकड़ी मिलेगी और विभिन्न प्रकार की औषधियों के लिए संसाधन मिलेंगे। तो हम आग्रह करते हैं अपने दर्शक बंधुओं से कि वर्षाकालीन सत्र में, विशेष करके जुलाई महीने में, धान की या खरीफ की फसलों के साथ वृक्षारोपण भी करें और उनके सुरक्षा का भी भरपूर प्रबंध करें। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण निवेदन ये है कि 2023 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। भारत देश के ही पहल पर मनाया जा रहा है। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम मिलेट को, श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न की खेती भी अधिक से अधिक मात्रा में करें। जैसे सावा, मड़ुआ, कोदो, टांगुन, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब की भी खेती खरीफ के ही सीजन में की जाती है। तो हमारे किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि हम लोग श्री अन्न की भी खेती करेंगे, क्योंकि श्री अन्न आज पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, कारण कि ये स्वास्थ्यवर्धक है और पर्यावरण का भी संरक्षक है। इसका मार्केट तेज़ी से विकसित हो रहा है। यदि हम श्री अन्न की खेती करेंगे तो उसके उत्पाद हमारे बाज़ारों में, विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बेचे जा सकेंगे। अच्छी से अच्छी इनकम होगी और सबसे बड़ा लाभ हम सभी के स्वास्थ्य का होगा। तमाम प्रकार के इसमें विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम आदि मोटे अनाज में पाए जाते हैं। अब पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि श्री अन्न यानी मोटा अनाज तमाम प्रकार के रोगों को दूर करने में सक्षम है। इसलिए हम लोग अपने नियमित भोजन में मोटे अनाज का भी सेवन करें। तो आज मुझे विशेष करके श्री अन्न की खेती पर भी बताना था, जिसका उपयुक्त समय आ चुका है। धान की खेती करें, मक्के की खेती करें, अरहर की खेती करें और पशुपालन को भी विशेष बढ़ावा दें। आज जब मैं पूरे देश में या भारत देश के विभिन्न गांवों में जब मैं भ्रमण करता हूं, गोरखपुर जनपद के गांव में जाता हूं, गोरखपुर मंडल के गांव में जाता हूं, तो जो हमारे उपयोगी जानवर थे, पशु थे, वो नहीं दिखते और इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे आर्थिक विकास में होता है। तो आज मैं 90 FM लाउड स्पीकर चैनल से मैं ये अनुरोध करूँगा कि कृषि जीवन है तो पशु सबसे बड़ा धन है। पशुधन को भी
बढ़ावा दिया जाए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार देसी गाय को पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कुछ राज्यों में देसी गाय पर अनुदान भी दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी देसी गाय को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसका गोबर, देसी गाय का मूत्र बहुत उपयोगी है फसलों के उत्पादन में। तो पशुधन को बढ़ाइए, बागवानी को बढ़ाइए। अगर वास्तव में किसान को धनवान बनना है, समृद्धशाली बनना है, तो बागवानी, पशुपालन, ये दोनों घटक बहुत आवश्यक है। करोड़ों रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं बागवानी से, फल के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, औषधियों के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। हम बागवानी करके बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके मिट्टी के उर्वरा शक्ति का संरक्षण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। पूरे भारत देश के किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि केवल खेती करके हमारी आमदनी नहीं बढ़ सकती। जब तक हम खेती से संबंधित और भी घटक नहीं अपनाएंगे, जैसे हमने बताया पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, सब्जी की खेती, ये सारे कार्य हमें करने होंगे। अपने किसान भाइयों को बताया कि कृषि यंत्रों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आज के युग में बिना यंत्रों की सहायता से उत्तम खेती कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हमारी सरकारें भी कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से यंत्रों पर अनुदान देती हैं। अगर कृषक उत्पादक संगठन किसी महंगे यंत्र के लिए अनुदान चाहता है तो नियमानुसार उनको 80% तक का अनुदान दिया जा सकता है। और कोई किसानों का समूह है वो भी अनुदान को प्राप्त कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे खेती के लिए जो कृषि यंत्र हैं, इनका भी प्रयोग किसान भाई समुचित तरीके से करेंगे। पहले तो उनका प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत से यंत्र जो बड़े हैं उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करेंगे और अधिक से अधिक उत्तम से उत्तम खेती करेंगे। इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पर गया था। वहाँ मैंने पौधरोपण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान मुझे ये पता लगा कि यहाँ ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनाया जाएगा और गैस भी बनाई जाएगी। तो हमने पूछा कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें बताया कि जो फसल अवशेष है, विशेष करके धान के फसल का अवशेष, जिसको आज हमारे किसान भाई जला देते हैं, जला के राख कर देते हैं, जिससे कोई भी लाभ नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, और नहीं तो हमारी मिट्टी खराब हो जाती है,
हमारे मित्र जीव जंतु जल करके मर जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे मिट्टी का होता है। हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है फसल अवशेष को जलाने से, और वातावरण भी खराब होता है। वायुमंडल में धुआं फिर सांस के माध्यम से शरीर में, और शरीर का जो फेफड़ा है, जो किडनी है, वो प्रभावित होती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे उत्तम तरीका ये है कि अपने फसल को, बेलर एक यंत्र है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वो बंडल बनाकर हम जो CBG प्लांट है उसको बेच सकते हैं, और बेच करके एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो फसल अवशेष प्रबंधन की भी अति आवश्यकता है, जिसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे किसान भाई फसल अवशेष को, चाहे वो गेहूं का फसल हो, चाहे गन्ने का फसल अवशेष हो, या मक्के का फसल अवशेष हो, या धान के फसल का अवशेष हो, किसी भी फसल के अवशेष को जलाएंगे नहीं। सबसे उत्तम उपयोग तो ये है कि अपने पशुधन के लिए चारा भूसा, अगर उससे भी बच जाता है तो उसको CBG गैस प्लांट को बेच दिया जाए। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के आमदनी में वृद्धि होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः 90 लाउड स्पीकर 90 FM चैनल को विशेष धन्यवाद देता हूं। चैनल ने मुझे आमंत्रित किया और कृषि से संबंधित सामयिक वार्ता करने का मुझे अवसर दिया। तो मैं अपने दर्शक बंधुओं को, अपने लाउड स्पीकर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।